एवरीवन, माय नेम इज एडवोकेट पवन कुमार। आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हिंदू लॉ के। क्योंकि आप सभी का जो एडवोकेट्स या एआई 20 कैंडिडेट है उन सभी का जो एग्जाम है 30 नवंबर 2025 को होने वाला है और आपका एग्जाम में काफी कम टाइम है। तो इस वजह से मैंने हिंदू लॉ के जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं पवन ज्ञान एकेडमी पर, तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको अकॉर्डिंग टू टाइम आपके फोन पर मिलती रहे। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं मैंने कि जो भी एडवोकेट्स या AIU 20 कैंडिडेट हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रखे हैं और उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक फर्स्ट अटेम्प्ट चैंपियन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। AIU 20 के जो इतने कैंडिडेट्स हैं, दो बनाए थे, दोनों फुल हो चुके हैं और थर्ड बना रखा है। अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में AIU 20 से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, हैंड राइटिंग नोट्स, सारे के सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। वो केवल तभी मिलेंगे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो ऐड होने का जो प्रोसेस है वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा बात करते हैं जैसे कि हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ में प्रश्न नंबर 1 है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत जो आपसी सहमति से तलाक में डिवोर्स हुआ है, म्यूचुअल कंसेंट के लिए पति पत्नी को कितने समय तक अलग रहना अनिवार्य है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोई पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उन्हें मतलब कितने कितने महीनों या कितने वर्ष तक साथ अलग रहना अनिवार्य माना गया है। तो तभी ये मतलब म्यूचुअल जो डिवोर्स है उसके लिए वो अनिवार्य है। तो ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर हाउ लॉन्ग मच द हस्बैंड एंड वाइफ वी लिविंग सेपरेटली फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 6 मंथ एंड ऑप्शन बी में दे रखा है 1 ईयर एंड ऑप्शन सी में दे रखा है 2 ईयर्स एंड ऑप्शन डी में दे रखा है 3 ईयर्स। तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जो मतलब समय सीमा है, कितने समय तक के लिए अलग रहना चाहिए, केवल 1 वर्ष के लिए अलग रहना चाहिए। अगर 1 वर्ष से तक अलग रहना तो वो मतलब अनिवार्य है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्या एक हिंदू का केवल जन्म से हिंदू है? अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज हिंदू मीन्स ओनली ए हिंदू बाय बर्थ। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें जो हिंदू का जो मतलब अर्थ है वो केवल जन्म से ही हिंदू है, या इनमें से ऑप्शन जो है वो सही है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है हाँ केवल जन्म से है, या ऑप्शन बी नहीं इसमें धर्म परिवर्तन करने वाले भी शामिल हैं, या केवल उच्च जाति के लोग, या ऑप्शन डी केवल वे जो भारत में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हिंदू का अर्थ है, हिंदू वो तो है ये जो जन्म से हिंदू है, लेकिन कुछ लोग जो है वो धर्म जो रिलीजियस है वो कन्वर्ट करके भी हिंदू बन जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आल्सो इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा सप्तपदी 7 फेरे का उल्लेख हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में एक आवश्यक संस्कार है के रूप में किया गया है? जो 7 फेरे का जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो 7 फेरे लिए जाते हैं ना, तो उसमें एक धारा, किस धारा में आवश्यक संस्कार के रूप में माना गया है, बेसिकली ये पूछा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो आई थिंक इसका जो राइट, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में रखा है सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 8। तो सप्त फेरे मतलब सेक्शन 7 से रिलेटेड है जो आवश्यक संस्कार के रूप में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का।
एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, यदि कोई विवाह धारा 5I द्वय विवाह निश्चित का उल्लंघन करके किया जाता है तो वह विवाह कैसा होगा। मतलब द्वय विवाह का मतलब आप सभी को मालूम होगा, द्वय विवाह क्या कौन सा होता है। मतलब पहला एक विवाह हो रहा होता है, उसके बाद भी कोई हिंदू में दूसरा विवाह करता है तो वो कैसा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, तो ऑप्शन में दे रखे हैं वैध या शून्य करनी या शून्य या अनियमित। तो बेसिकली जो एक विवाह हो रखा और दूसरा विवाह करता है कोई हिंदू धर्म में, तो वो बेसिकली वॉइड होगा, शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 किससे संबंधित है। जो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट है, जो उसका सेक्शन 24 है, वो किससे डील करता है। ऑप्शन ए परमानेंट एलिमनी, ऑप्शन बी आपातकालीन भरण पोषण, या बच्चों की अभिरक्षा, या संपत्ति का निपटारा। तो डीएस में सेक्शन 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, ये बेसिकली जो डील करता है वो आपातकालीन भरण पोषण से करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, नहीं उससे स्थायी, हाँ आपातकालीन भरण पोषण से करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन तलाक का आधार नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मतलब जो तलाक का ग्राउंड नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है धर्म परिवर्तन, ऑप्शन बी में दे रखा है संन्यास लेना, ऑप्शन सी में दे रखा है 3 महीने से अलग रहना, या ऑप्शन डी में दे रखा है असाध्य कुष्ठ रोग। तो डियर स्टूडेंट, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो तलाक का आधार नहीं है वो 3 महीने से अलग रहना, ये कोई आपका तलाक का आधार नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिविंग सेपरेटली फॉर 3 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत सहोदर फुल ब्लड का अर्थ क्या है। मतलब जो हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है 1956, जो फुल ब्लड सहोदर का, इनमें से अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में रखा है जब दो व्यक्ति एक ही पिता और एक ही माता से जन्मे हो, ऑप्शन बी में दे रखा है जब दो व्यक्ति एक ही पिता लेकिन अलग माताओं से जन्मे हो, ऑप्शन सी जब दो व्यक्ति एक ही माता लेकिन अलग पिताओं से जन्मे हो, ऑप्शन डी गोद लिए हुए बच्चे। तो डियर फ्रेंड, जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो इसमें फुल ब्लड का जो अर्थ है बेसिकली वो है जब दो व्यक्ति एक ही पिता और एक ही माता से जन्म हो, तो इसका अर्थ है कि फुल ब्लड सहोदर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो क्या वह उस व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है जिसकी उसने हत्या की है। देखिए ये तो आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सेक्शन 25 में है, तो बेसिकली नहीं है। तो देखते हैं आपके ऑप्शन में क्या दे रखे हैं। यस, नहीं, योग्य नहीं है, केवल आधा हिस्सा, या ऑप्शन डी ये केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो नहीं, केवल अयोग्य है। तो क्योंकि जो उसकी हत्या करा वो उसी का संपत्ति का वारिस होगा, केवल बिल्कुल नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची, अनुसूची मतलब शेड्यूल, और वर्ग सेकंड में सबसे पहले कौन आता है। जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें जो शेड्यूल सेकंड और वर्ग भी सेकंड में वो पहले कौन आता है, पिता, भाई, बहन या दादा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आता है फादर, पिता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 किस प्रकार के उत्तराधिकार की अनुमति देता है। जो आपका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है बेसिकली, और उसमें जो सेक्शन है 30 जो उत्तराधिकार की अनुमति देता है वो किसे देता है। निवर्सियति या वसीयती, या केवल महिलाओं के लिए, या केवल प्रत्यक्ष संपत्ति। तो बेसिकली ये जो देता है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी वसीयती। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत क्या एक 12 वर्ष का बच्चा किसी को गोद ले सकता है? जो मतलब हिंदू अडॉप्शन एक्ट मेंटेनेंस है 1956, इसमें पूछा क्या एक 12 वर्ष का बच्चा किसी को गोद ले सकता है? 12 वर्ष का बच्चा गोद क्यों ले सकता है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ, ऑप्शन बी नहीं, गोद लेने वाला वालिद मतलब मेजर होना चाहिए। हाँ, माता पिता की सहमति से या केवल विशेष परिस्थितियों में। तो 12 वर्ष का बच्चा को खुद बच्चा है तो वह किसी बच्चे को कैसे गोद लेगा? ये तो फिर भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। और इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके एआई 20 में पूछे जाते हैं वो आपकी मेंटेलिटी चेक करते हैं कि आप जो एग्जाम में किस तरीके से आप हैंडल करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो इसमें पूछा गोद लिए जाने वाले बच्चे के संबंध में क्या शर्त सही है? मतलब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से 1956 के तहत जो गोद लिए जाने वाला जो बच्चा है उसमें क्या क्या शर्तें सही है ये पूछा। वह हिंदू होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी में देगा वह पहले से गोद लिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। वह 15 वर्ष की कम आयु का होना चाहिए, अपवादों को छोड़ बिल्कुल राइट है। उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार गोद लेने का परिणाम किस तारीख से लागू होता है? यदि हम हिंदू अडॉप्शन एक्ट की बात करें, मतलब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग यदि कोई बच्चा गोद लेने का परिणाम किस तारीख से लागू होता है? क्वेश्चन में पूछा बच्चे की जन्म की तारीख से, गोद लेने की तारीख से, अगले कैलेंडर वर्ष की तारीख से, आवेदन की तारीख से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिंपल है। गोद लेने की तारीख से, अगर हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं उसका जो तारीख लागू तो उसी दिन से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यदि पूछा क्वेश्चन नंबर 14 में यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से एक जीवित पुत्र है तो वह दूसरे पुत्र को गोद ले सकता है? जी बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन में क्या दे रखे? हाँ, नहीं, हाँ, पत्नी की सहमति है, सरकार की अनुमति, बिल्कुल नहीं ले सकता ना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इसमें पूछा हिंदू अपुत्रता और संरक्षण अधिनियम 1956 हिंदू मेजॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट किस पर लागू होता है? जो हिंदू मेजॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है जो बेसिकली लागू होता है, अप्लाई होता है, वो किस पर होता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या लिंगायत? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ये मुस्लिम पर भी लागू होता है, मुस्लिम पर नहीं लागू होता है। किस पर लागू नहीं होता? जैन पे होता है, बौद्ध पर भी होता है, लेकिन मुस्लिम पर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू क्या है? हिंदू एक्ट 1956 की धारा 13 के अनुसार संरक्षण की नियुक्ति में सर्वोपरि विचार, पैरामाउंट कंसिडरेशन का क्या अर्थ है? मतलब संरक्षण की नियुक्ति में सर्वोपरि विचार का क्या होना चाहिए? पिता की इच्छा या प्रवक्ता का कल्याण, धर्म या परिवार की परंपरा? तो इसका जो राइट आंसर है जो आपके HMGA 1956 की धारा के अनुसार संरक्षण नियुक्ति का सर्वोपरि विचार जो है प्रवक्ता का कल्याण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेलफेयर ऑफ द माइनर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक नाजायज नाबालिग लड़के को प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? मतलब जो एक नाबालिग लड़के के लिए प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? पिता, माता, दादा, सरकार? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 तो उसका जो नाबालिग लड़के का जो प्राकृतिक संरक्षक होता है वो उसकी माता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है जी मुतवाहन हिंदू विधि की किस शाखा के प्रमुख लेखक हैं?
जीमूतवाहन हिंदू विधि की किस शाखा के प्रमुख लेखक हैं? मितक्षरा, दयाभाग, दयावी, बनारस। तो डियर फ्रेंड, जो बेसिकली इसमें जीमूतवाहन पूछा है कि हिंदू विधि की किस शाखा के लेखक हैं, तो वो है आपके दया भाग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि विज्ञानेश्वर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मितक्षरा, दयाभाग, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र। तो डियर फ्रेंड, जो विज्ञानेश्वर ने जो की थी वो मृतक्षरा ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ की थी? मृतक्षरा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू विधि में स्मृति का क्या अर्थ है? जो याद रखा गया, जो सुना गया वेद, या जो लिखा गया वेद। तो डियर फ्रेंड, जो हिंदू विधि में जो स्मृति का जो अंत है, जो सुना गया वेद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्व्यवस्था की संवैधानिकता को किस मामले में बरकरार रखा गया? मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 9 है, उसमें जो दाम्पत्य अधिकारों की जो पुनर्स्थापना को संवैधानिकता को किस मामले में बरकरार किया, तो इससे कौन सा केस है? ऑप्शन ए है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, या ऑप्शन बी टी सरीन वर्सेस टी सरीन, या साहब बानो केस, या डेनियल लतीफी केस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या है? दाम्पत्य अधिकारों पुनर्स्थापन समिति का दर्जा के बराबर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है क्या एक हिंदू विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है? इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज कंपल्सरी? नहीं, यह पूरी तरह वैकल्पिक है। या ऑप्शन बी हाँ, धारा 8 के तहत राज्य सरकार इसे अनिवार्य बना सकती है। या ऑप्शन सी केवल अंतरजातीय विवाह के लिए। ऑप्शन डी केवल तलाक के लिए। तो डिशन जो हिंदू विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल सेक्शन 8 के तहत राज्य सरकार इसे अनिवार्य बना सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जो एग्जाम में टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी क्लास से रिलेटेड में 100 जो सब्जेक्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक और भी जो क्लास है वॉच नहीं की है तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, आप वहां से जाके सारी क्लास वॉच कर सकती हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि संबंधित संबंध माता की ओर से कितनी पीढ़ी तक माने जाते हैं? दो मतलब संपीड़ना रिलेशनशिप है, बेसिकली माता की ओर से कितनी पीढ़ियों तक मानी जाती है। माता की बात भी करेंगे, पिता की भी बात करेंगे। तो माता की पूछा है तो माता में पूछा 3 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां या 2 पीढ़ियां। तो माता की ओर से 3 पीढ़ियां होती है और पिता की ओर से 5 पीढ़ियां होती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा संपित संबंध पिता की ओर से कितनी पीढ़ियों तक माने जाते हैं? तो पिता की ओर से पूछा है तो ऑप्शन 3, 5, 7 या अनगिनत। मैंने भी बताया था माता की ओर से 3 और पिता की ओर से 5। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है डियर फ्रेंड कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 संशोधन 2005 के तहत यदि एक महिला सहदायिक कॉपरेशन की मृत्यु हो जाती तो उसका हिस्सा कैसे बटेगा? मतलब जो हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 है जो संशोधन 2005 के तहत यदि एक महिला सहदायिक की मृत्यु हो जाती तो उसका मतलब प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो कैसे होगा? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन ए में पूछा है कि उत्तरजीविता द्वारा, या वसीयती, या निर्वसित, या केवल सरकार को चला जाएगा, या केवल उसके पति को। व्हाट इज द 25 राइट आंसर? तो उसका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है कि वसीयती या निर्वसित उत्तराधिकार द्वारा। तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है
कि हिंदू विधि के तहत स्त्री धन पर किसका पूर्ण अधिकार होता है। जो हिंदू लॉ है उसमें जो स्त्री धन है उस पर पूर्ण अधिकार किसका होता है, पति का, पिता का, या स्वयं महिला का, या ससुर का। तो जो स्त्री धन है उसका जो पूर्ण रूप से जो अधिकार होता है वो बेसिकली उसी महिला का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सहोदर फुल ब्लड को सौतेले मतलब हाफ ब्लड पर वरीयता किस धारा में दी गई है। मतलब फुल ब्लड और हाफ ब्लड पर जो वरीयता की धारा को कौन से सेक्शन में दी गई है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में ये पूछा है या हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 18, ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 10, ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 15 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 22। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। तो फुल ब्लड मतलब सहोदर और सौतेले हाफ ब्लड पर जो वरीयता दी गई है वो सेक्शन 18 में दी गई है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार क्या एक वैध दत्तक ग्रहण रद्द किया जा सकता है। मतलब जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो मेंटेनेंस ना हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार क्या एक वैध दत्तक ग्रहण को रद्द कर सकता है। मतलब वैध दत्तक ग्रहण को रद्द कैंसिल किया जा सकता है। हाँ गोद लेने वाले माता पिता के द्वारा, हाँ बच्चे की सहमति से, या ऑप्शन सी नहीं वैध दत्तक ग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता, या हाँ न्यायालय द्वारा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है नहीं, वैध दत्तक ग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता। तो 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि जो भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस में अविवाहित पुत्री के विवाह का खर्चा शामिल है या नहीं। मतलब कोई मतलब लड़की है और उसका विवाह नहीं हुआ है तो उसका जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो अनिवार्य है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हाँ नहीं, केवल शिक्षा का खर्च या केवल चिकित्सा बिल्कुल है, ऐसा थोड़ी है। कोई अनिवार्य मतलब किसी लड़के का विवाह नहीं है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा मतलब है उसके फादर पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत विधवा या पुत्र वधु अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कब नहीं कर सकती। मतलब हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत विधवा पुत्र वधु अपने ससुर से जो भरण पोषण का दावा कब नहीं कर सकती। मतलब कोई लड़की है और वो विधवा हो चुकी है और वो अपने ससुर से मेंटेनेंस का दावा कब नहीं कर सकती है। क्वेश्चन में ये पूछा यदि वह पुनर्विवाह कर लेती है, यदि उसके पास अपनी संपत्ति है, यदि उसने अपने माता पिता से को संभाल सकता है, उपरोक्त सभी। तो सारे आई थिंक राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 के। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो अभिरक्षा कस्टडी है सामान्यतः किसके पास होनी चाहिए। धारा 698 हिंदू जो गार्डियन एक्ट है माता पिता दादा दादी न्यायालय। तो बेसिकली 5 वर्ष से कम वर्ष का जो बच्चा वो माता के पास होनी चाहिए। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो इसमें पूछा हिंदू विधि के तहत विवाह के समय कौन सा पक्षकार मानसिक रूप से अयोग्य नहीं होना चाहिए। केवल वर या केवल वधु या दोनों पक्षकार केवल गवाह। मतलब जो विवाह के समय दोनों ही पक्ष बेसिकली मानसिक रूप से अयोग्य नहीं होने चाहिए, दोनों ही है पक्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बोथ पार्टीज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना सेक्शन 9 का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मतलब जो दाम्पत्य अधिकार है बेसिकली उन्हें पुनर्स्थापना का मुख्य ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या है। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा तलाक को बढ़ावा देना, साथ रहने को फिर से शुरू करना, भरण पोषण देना, या पति को दंडित करना। व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर है साथ रहने को फिर से शुरू करना।
दाम्पत्य अधिकार जो पुनर्स्थापन है वह साथ में दोबारा रहने को शुरू करना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि नपुंसकता किस प्रकार का विवाह का आधार है। जो नपुंसकता है वो किस प्रकार के विवाह का आधार है, ग्राउंड है। शून्य विवाह या शून्य करने विवाह सेक्शन 12 या वैध विवाह या तलाक। तो इसका राइट आंसर है शून्य करने विवाह सेक्शन 12। 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपील दायर करने की समय सीमा क्या है सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो ड्यूरेशन जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो अपील दायर करने की जो समय सीमा है वो 90 दिन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला जो निवस्था संपत्ति का हकदार है, केवल बेटा या केवल नामिती। तो डियर स्टूडेंट, जो केवल हिंदू अधिनियम के तहत उत्तराधिकार का अर्थ है वो है आपका केवल बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 37 पूछा यदि दो व्यक्ति एक साथ मर जाते हैं जैसे कि दुर्घटना में, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 का अनुमान लगाती है। मतलब कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो या किसी कोई भी दुर्घटना हो, अगर दो व्यक्ति एक साथ मर जाते हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 में क्या अनुमान लगाती है कि छोटा व्यक्ति बाद में मरा है, बड़ा व्यक्ति बाद में मरा है, दोनों एक साथ मरे हैं, कोई अनुमान नहीं है। तो छोटा व्यक्ति बाद में मरा है, ये अनुमान लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं 38 के बारे में। तो 38 में पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में स्थायी निर्वाह धन परमानेंट एलिमनी का प्रावधान है। 24 या 25 या 26 या 27 सेक्शन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 38। तो राइट आंसर है सेक्शन जो 20 आपका वो है 5, इसमें जो है परमानेंट एलिमनी का जो प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। 39 में पूछा है धारा 27 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के तहत न्यायालय किस संपत्ति के बारे में आदेश दे सकता है। पति की स्व अर्जित संपत्ति, पत्नी की स्व अर्जित संपत्ति, विवाह के समय उसके आसपास दोनों को संयुक्त रूप से उपहार में दी गई संपत्ति या पैतृक संपत्ति। तो अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो न्यायालय किसकी संपत्ति के बारे में आदेश देता है, विवाह के समय या उसके आसपास दोनों को संयुक्त रूप से उपहार में दी गई संपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण के लिए यदि तलाक लेने वाली एक महिला है और वह विवाहित है तो क्या शर्त है। मतलब हिंदू दत्तक ग्रहण के लिए यदि एक तलाक लेने वाली एक महिला है और वह विवाहित है तो क्या शर्त है। मतलब कोई मतलब किसी को गोद लेता है कोई मतलब महिला और वह विवाहित है तो उसके लिए क्या शर्त है, क्वेश्चन में पूछा है। वह गोद नहीं ले सकती, उसे पति की सहमति लेनी होगी, पति की सहमति आवश्यक नहीं है, या उसे तलाक लेना होगा। इसमें मतलब इसीलिए अगर कोई मतलब विवाहित स्त्री है और वो किसी लड़के या लड़की को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसमें पति की सहमति लेनी अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो 41 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस पर लागू नहीं होती। जो हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है 1956 ये किस पे अप्लाई नहीं होती। शेड्यूल ट्राइबल्स मतलब अनुसूचित जनजाति, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी या प्रार्थना समाजी। तो ये अनुसूचित जनजाति पर ये अप्लाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि मच्छरा कानून के संपत्ति का विभाजन कौन मांग सकता है। पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, नाबालिग, सहदायक या उपयुक्त सभी। तो ये सारे आपकी मतलब पार्टीशन मांग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि हिंदू विधि के तहत विवाह क्या है, केवल अनुबंध, केवल संस्कार, या ऑप्शन सी संस्कार और अनुबंध दोनों की विशेषताएं, या ऑप्शन डी सामाजिक समझौता। तो डियर स्टूडेंट, हिंदू विधि के तहत विवाह क्या है, संस्कार और अनुबंध दोनों की विशेषताएं। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) के तहत पत्नी अलग रहने और भरण पोषण का दावा कर सकती है, यदि कब कर सकती है, पति क्रूरता करता हो, पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, पति की कोई और जीवित पत्नी है, या उपरोक्त सभी। सारे ऑप्शन सही है। 44 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 निवास गृह का अधिकार को किस वर्ष हटा दिया गया है। मतलब निवास गृह का अधिकार है ये कब, किस वर्ष हटाया गया है, ये पूछा है क्वेश्चन। 2000, या ऑप्शन बी में देखा 2005, या ऑप्शन सी में देखा 2010, या ऑप्शन डी में देखा 2015। व्हाट इज द राइट आंसर। तो बेसिकली जो निवास गृह का जो अधिकार है बेसिकली हटा दिया गया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि गर्भाशय में पल रहा बच्चा क्या सहदायिक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है। अगर कोई महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वह सहदायिक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है। ऑप्शन दे रखे हाँ, या ऑप्शन बी हाँ यदि वह जीवित पैदा होता, या ऑप्शन सी केवल यदि वह लड़का हो, या ऑप्शन डी यह न्यायालय के आदेश पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाँ यदि अगर वह जीवित पैदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 47 के बारे में। इसमें पूछा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का विस्तार कहां तक है, केवल उत्तर भारत में, या पूरे भारत में, या भारत और पाकिस्तान में, या केवल हिंदू बहुमूल्य राज्य। व्हाट इज द राइट आंसर। तो इसका राइट है पूरे भारत में, जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 48 में कि संपंडित रिश्ते में विवाह करने पर भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू नहीं होती, बल्कि केवल विवाह अमान्य होता है। मतलब इसमें जो है जिस संपिंडा रिलेशनशिप है, अगर इसमें कोई विवाह करने पर आईपीसी की कौन सा सेक्शन लागू नहीं होता, केवल विवाह अमान्य होता है। व्हाट इज द राइट आंसर 48। तो आपके पास दे रखे हैं सेक्शन 498 या 494 या 495 या 376। तो आईपीसी सेक्शन 494 ये लागू होती है अगर कोई संपंडित विवाह करता है आईपीसी की। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो 49 पूछा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सहोदर का क्या अर्थ है। एक ही पिता अलग माता, एक ही माता अलग पिता, या दत्तक बच्चे या जुड़वा बच्चे। तो इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सहोदर का क्या अर्थ है, एक ही माता अलग पिता। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू विधि की किस स्कूल में तथ्य का सिद्धांत में डॉक्टर ऑफ फैक्टम वैलिड मान्यता प्राप्त है। दयाबाग स्कूल, चिराग स्कूल, दोनों को समान रूप से आधुनिक विधि से। तो स्टूडेंट जो हिंदू विधि में किस स्कूल में तथ्य का सिद्धांत मान्यता प्राप्त है, तो वो है दयाबाग स्कूल। 50 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 51 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा है केसेस आ गया। अपना केसेस जो हिंदू लॉ से रिलेटेड जितने भी केस हैं वो अब इस आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके केस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का ऐतिहासिक फैसला किस विषय से संबंधित है।
जो विनीता शर्मा और राकेश शर्मा का 2020 का जो ऐतिहासिक फैसला है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? पत्नी का भरण पोषण, या ऑप्शन बी बेटियों का प्रत्यक्ष संपत्ति में सर्वाधिक अधिकार, या आपसी सहमति का तलाक, या ऑप्शन डी दत्तक ग्रहण की वैधता। तो राइट आंसर है बेटियों के प्रत्यक्ष संपत्ति में सर्वाधिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो इसमें पूछा है सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? जो केस है आपका सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ, ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन ए सेक्शन 498 का दुरुपयोग, या ऑप्शन बी धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करना विवाह, या ऑप्शन सी बच्चों की अभिरक्षा, या ऑप्शन डी लव इन रिलेशनशिप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जो सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ का जो मामला था ये बेसिकली संबंधित है धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करना, दिव्य विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 53 के बारे में। तो 53 में पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत न्यायालय किसके संबंध में आदेश पारित कर सकता है? केवल पत्नी का भरण पोषण, बच्चे की अभिरक्षा, शिक्षा और भरण पोषण, या संपत्ति का बड़ा वकील और फीस। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन 53 में? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत न्यायालय किस संबंध में आदेश पारित कर सकता है? वो कर सकता है बच्चे की अभिरक्षा, शिक्षा और भरण पोषण से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है यदि कोई हिंदू बिना वसीयत मर जाता है और उसका कोई वारिस वर्ग फर्स्ट या सेकंड में नहीं है और न ही अगिंट या कोगेनेट है, तो संपत्ति किसे मिलेगी? बेसिकली सरकार को चली जाएगी अगर उसका कोई वारिस ही नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं मंदिर, सरकार, पड़ोसी, या पंचायत। सरकार को चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो इसमें पूछा है अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13B क्लोज टू के तहत 6 महीने की जो कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में क्या कहा? जो आपका जो केस है, आपका जो फेमस केस है 2017 का अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर, इसमें जो सेक्शन है 13B क्लोज टू का 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में क्या कहा? ऑप्शन ए यह अनिवार्य है, इसे हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन बी यह निर्देशात्मक है, इसे विशेष परिस्थिति में हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह निर्देशात्मक है और इसे विशेष परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21A के अनुसार यदि एक ही विवाह के संबंध में दो अलग अलग जिना न्यायालयों में याचिका दायर की गई है तो सुनवाई कहाँ होगी? मतलब एक ही विवाह के संबंध में अगर दो हम क्या डालते हैं, याचिका डालते हैं, तो सुनवाई कहाँ होगी? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21A के अनुसार जहां पत्नी रहती हो, जहां पति रहता हो, जहां न्यायालय में याचिका पहले दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो बेसिकली जहां पर पहले याचिका दायर की गई तो सबसे पहले वहीं उसकी याचिका को सुनवाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्या एक हिंदू विवाह को केवल कस्टमरी डिवोर्स या रूढ़िजन्य तलाक के आधार पर भंग किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं 9 केवल कोर्ट डिग्री द्वारा, या ऑप्शन बी हाँ यदि सेक्शन 29 क्लोज टू के तहत समुदाय में ऐसी प्रथा मानना है, या ऑप्शन सी हाँ अगर पंचायत अनुमति दे, या ऑप्शन डी केवल आदिवासी क्षेत्रों में। व्हाट इज द राइट आंसर 57? राइट आंसर है हाँ यदि सेक्शन 229 क्लोज टू के तहत उस समुदाय में ऐसी प्रथा मान्य है। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो इसमें पूछा सहदायिक संपत्ति कौन प्रिंसिस प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार क्रेता के पास कब होता है? सहदायिक जो प्रॉपर्टी होती है उससे जो बेचने का अधिकार क्रेता के पास कब होता है? अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए, या कानूनी आवश्यकता के लिए, या बिना किसी कारण के, या कभी नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर 58? राइट आंसर कानूनी आवश्यकता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो इसमें पूछा बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभाती
का मामला हिंदू बुद्धि के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जो फेमस केस है आपका बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभाती, जो इनका जो हिंदू लोग किस सिद्धांत से जुड़ा है? क्रूरता, परित्याग या व्यभिचार या पागलपन? तो ये जुड़ा है परित्याग से। तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो इसमें पूछा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 8 के तहत एक पुरुष हिंदू की संपत्ति सबसे पहले किस पर लागू होती है? मतलब जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 8 के तहत एक पुरुष हिंदू की संपत्ति सबसे पहले किस पर लागू होती है? वर्ग सेकंड के वारिसों पर, वर्ग फर्स्ट के वारिसों पर, अनगिनत पर या कोपोनेट पर? तो वेरी सिंपल है, वर्ग फर्स्ट के वारिसों पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। पहले वर्ग फर्स्ट फिर सेकंड या अनगिनत फिर कोपोनेट, ऐसे इनका जो क्रम है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 स्थायी भरण पोषण के तहत आवेदन कौन कर सकता है? केवल पत्नी कर सकती है, केवल पति कर सकता है, या दो पति या पत्नी में से कोई भी कर सकता है, या केवल बच्चे? तो डीएसएन जो परमानेंट एलिमनी मतलब हिंदुओं को मतलब मेंटेनेंस एक्ट की जो मांग कर सकता है, आवेदन कर सकता है, एक्चुअली पति पति दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। एज द हस्बैंड और वाइफ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। तो इसमें पूछा यदि विवाह के 1 साल के भीतर तलाक की याचिका दायर करनी हो तो किसकी अनुमति आवश्यक है? मतलब अगर 1 वर्ष से पहले तलाक की याचिका दायर करनी हो तो किसकी अनुमति आवश्यक है? सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या परिवार के बुजुर्गों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला न्यायालय। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 नहीं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की 1 साल के नीचे करोगे उसमें हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार गोद लिया जाने वाला व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए? मतलब जो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार गोद लिया जाने वाला बच्चा या व्यक्ति क्या होना चाहिए? 15 वर्ष की आयु का, या विवाहित, या हिंदू, या 15 वर्ष की जो वर्ष है उसकी आयु से कम होना चाहिए तो ही कोई व्यक्ति उसे गोद ले सकता है। वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की सेक्शन 18 के तहत एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहकर भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। ऑप्शन में रखें, वह सती नहीं रही हो, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, ऑप्शन दोनों, या ऑप्शन डी उसने पति छोड़ दिया हो। तो बेसिकली अगर उसने सती नहीं रही हो, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा पिंड का अर्थ विदक्षरा और दयाभार। सो गाइज बेसिकली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम HAMA मतलब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की धारा 10 के अनुसार गोद लिए जाने वाला व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए? मतलब जो HAMA है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी को मतलब अडॉप्ट करता है तो इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम आयु का, ऑप्शन बी विवाहित, एंड ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी अविवाहित। तो डियर जो अडॉप्शन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए वो 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, तभी आप किसी मतलब पर्सन को गोद ले सकते हैं। मतलब अगर कोई लड़का या लड़की आपको गोद लेना है तो उसके लिए उसकी 15 वर्ष से जो कम का आयु होना चाहिए। तो यही इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 64 के बारे में। तो 64 में पूछा है
कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 18 के तहत एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहकर भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। तो कब नहीं कर सकती है, मतलब जो कोई पत्नी है अगर वो अपनी हस्बैंड से अलग रहकर भरण पोषण की मांग करती है तो वो कब नहीं कर सकती है। ऑप्शन में ये पूछा है। ऑप्शन ए, वह सती नहीं रह रही हो, मतलब व्यभिचारिणी हो गई हो, या ऑप्शन बी, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या ऑप्शन सी, ए बी, बहुत मतलब दोनों ही सही आंसर है। तो दोनों ही सही है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में अगर वह सती नहीं रही हो और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो इस सिचुएशन में वो भरण पोषण के लिए दावा नहीं कर सकती है पत्नी अपने हस्बैंड को। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 65 के बारे में। तो 65 में पूछा है पिंड का अर्थ मिताक्षरा का और दया भाग से अलग अलग है। दया भाग में पिंड का अर्थ है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर उसमें पूछा है कि जो दया भाग है पिंड का अर्थ क्या है। मतलब मिताक्षरा और दया भाग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दया भाग में पिंड का क्या अर्थ है ये पूछा है। ऑप्शन ए, शरीर के कण, ऑप्शन बी, अंतिम संस्कार में दिए जाना भोजन, या ऑप्शन सी, रक्त संबंध, ऑप्शन डी, आत्मीयता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65? तो राइट आंसर है रक्त संबंध। नहीं नहीं नहीं, क्या पूछा, दया भाग में पिंड का क्या अर्थ है। तो दया भाग में जो पिंड का अर्थ है आपने सुना होगा अंतिम संस्कार में दिया जाने वाला भोजन, पिंड। या आई थिंक ये सभी को मालूम होगा। 65 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो इसमें पूछा है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मामला किस अधिनियम से संबंधित है। मतलब जो गीता हरिहरन वर्सेस जो रिजर्व इंडिया बैंक है, जो केस है ये किस एक्ट या अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन ए, हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी, हिंदू अप्रभुता और संरक्षा अधिनियम सेक्शन 6, या ऑप्शन डी, दहेज निषेध अधिनियम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66? तो डियर स्टूडेंट, जो गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मामला है, जो बेसिकली ये रिलेटेड है आपका हिंदू अप्रभुता और संरक्षता अधिनियम सेक्शन 6 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है कि जो आपका HMGA मतलब हिंदू मेंटेनेंस गार्जियन एक्ट 1956 की धारा 8 के तहत प्राकृतिक संरक्षक को अचल संपत्ति बेचने के लिए किसकी पूर्व अनुमति लेनी होती है। जो प्राकृतिक संरक्षण को अचल संपत्ति बेचने के लिए किसकी पूर्व अनुमति, अचल संपत्ति क्या होती है आपको कमेंट में बताना है। तो इसमें किसकी अनुमति होनी चाहिए। ऑप्शन ए में रखा कलेक्टर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी पंचायत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67? राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर प्राकृतिक संरक्षण अचल संपत्ति बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अनुमति लेनी होनी चाहिए। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 68 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है प्रीति सिद्ध नातेदारी की डिग्रियां प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किस धारा में परिभाषित है। जो प्रीति सिद्ध नातेदारी की डिग्रियां हैं ये किस धारा से परिभाषित हैं ये पूछा है। ऑप्शन ए में धारा 3F, ऑप्शन बी धारा 3G, ऑप्शन सी में धारा 5, या ऑप्शन डी में धारा 2B। तो जो प्रीति निषेध नातेदारी की डिग्रियां जो है ये धारा 2G से धारा में परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। तो 69 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 69 में पूछा है हिंदू विधि के अंतर्गत औरस पुत्र कौन है। जो औरस पुत्र है,
औरस पुत्र है जो ये किससे कौन होता है हिंदू विवाह के अंतर्गत, हिंदू विधि के हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग? गोद लिया हुआ बेटा, नाजायज बेटा, वैध विवाह से उत्पन्न अपना बेटा, या पत्नी का पिछला पति से बेटा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियशन हिंदू विधि के अंतर्गत जो औरस पुत्र है वो वैध विवाह से उत्पन्न अपना बेटा से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्यवाही प्रोसीडिंग के दौरान भरण पोषण का आवेदन किसे दिया जाता है? जो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 24 है उसकी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस का जो आवेदन किसे दिया जाता है? पुलिस स्टेशन, महिला आयोग, न्यायालय जहाँ याचिका लंबित है, या ग्राम पंचायत? वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यायालय जहाँ याचिका लंबित हो। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 में तलाक ए बिद्दत को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था? बेसिकली मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है और ये एआईबी में जो है तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाहबानो केस, सायरा बानो बनाम भारतसन, सल्ला मुदगल केस, या डेनियल लतीफी केस? मतलब तलाक ए बिद्दत को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित किया गया है? तो वो किया गया है सायरा बानो वर्सेस भारतसन को। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सहोदर, सहोदर कहते हैं फुल ब्लड, और अर्ध रक्त मतलब हाफ ब्लड के बीच उत्तराधिकार के मामले में क्या नियम है? फुल ब्लड कौन होता है और अर्ध ब्लड कौन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा दोनों बराबर है, या ऑप्शन बी अर्ध रक्त को प्राथमिकता मिलती है, सहोदर को अर्ध रक्त पर प्राथमिकता मिलती है यदि संबंध समान हो, या सरकार तय करती है। बेसिकली जो उत्तराधिकार इनके तहत सहोदर मतलब को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है उत्तराधिकार के रूप में। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 73 के बारे में। तो 73 में पूछा है क्या एक हिंदू पिता अपनी नाबालिग बेटी की शादी का अनुबंध करा सकता है? मतलब नाबालिग बेटी कौन होती है? जिसकी जो एज है वो 18 से कम हो, क्या उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ऑप्शन में दे रखे हाँ, ऑप्शन बी में दे रखा नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत यह अवैध है। ऑप्शन सी में दे रखा हाँ अगर माँ सहमत हो, या ऑप्शन डी हाँ पंचायत के सामने। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 73 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत यह अवैध है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है सेक्शन 9 आरसीआर के तहत डिग्री का पालन न करना नॉन कंप्लाइंट किसके लिए आधार बनता है? जो नॉन कंप्लाइंट है बेसिकली ये किसके लिए आधार बनता है? न्यायिक प्राधिकरण, विवाह की अकृता, तलाक सेक्शन 13 फर्स्ट ए के तहत, या कारावास? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74? तो जो आरसीआर के तहत जो डिग्री का न पालन करना नॉन कंप्लाइंट किसका आधार बनता है? वो बनता है 74, वो है तालाक, डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग आधार बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 75 इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 फोर्थ के अकॉर्डिंग अनुसार दत्तक ग्रहण में बच्चे को देने और लेने का समारोह, मतलब जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 फिफ्थ के अकॉर्डिंग दत्तक ग्रहण में बच्चे को लेने और देने का जो समारोह इनमें से क्या है? अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, केवल अग्नि पूजा अनिवार्य नहीं है,
पर लेना देना जरूरी है या केवल ब्राह्मणों के लिए है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 75 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल अग्नि पूजा निवार्य नहीं है पर देना लेना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके AIB 20 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो 76 में पूछा है यदि पति अपुंसक है तो पत्नी किस धारा के तहत राहत मांग सकती है? मतलब अगर किसी वाइफ का हस्बैंड जो है अपुंसक है तो जो वाइफ है वो किस सेक्शन के तहत जो है राहत मांग सकती है? ऑप्शन ए सेक्शन 13 मतलब तलाक से रिलेटेड है, या ऑप्शन बी सेक्शन 12 फर्स्ट ए शून्य करने विवाह, या ऑप्शन सी सेक्शन 11 या सेक्शन 10 न्यायिक पृथ्वीकरण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 76 तो राइट आंसर है सेक्शन 12 ए फर्स्ट क्लोज ए शून्य करने विवाह वर्ल्डेबल मैरिज। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) का अपवाद क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन अंडर सेक्शन 15 क्लोज 2 ऑफ HSA? स्व अर्जित संपत्ति, ऑप्शन बी पिता से विरासत में मिली संपत्ति पिता की वारिसों को लौटा दी यदि कोई संतान न हो, या पति से मिली संपत्ति सरकार को जाती है, या कोई अपवाद नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्लोज 2 का अपवाद क्या है? तो अपवाद क्या है ये पूछा है, तो वो है पिता से विरासत में मिली संपत्ति पिता की वारिसों को लौटा दी यदि कोई संतान ना हो। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। तो इसमें पूछा दान सिंह वर्सेस कमला देवी का जो मामला है वो किससे संबंधित है? और इम्पोर्टेंट केस है, फेमस है और इस बार एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो अडॉप्शन से है या सक्सेशन से है या विवाह की अकृता से है या मेंटेनेंस भरण पोषण से है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है और वो अडॉप्शन से है, गोद लेना। दान सिंह वर्सेस कमला देवी का जो मामला है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में जो AIB 20 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, इसमें डेट पूछी है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 तो 18 मई 1955, 26 जनवरी 1950, 17 जून 1956, 18 अगस्त 1947। तो डियर फ्रेंड हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? वो 15 मई 1955 को लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो इसमें पूछा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक वारिस एक ही साथ संपत्ति प्राप्त करते तो वह किसे किस रूप में प्राप्त करेंगे? मतलब यदि किसी मतलब प्रॉपर्टी के 2 या 2 से अधिक वारिस एक ही साथ संपत्ति प्राप्त करते हैं तो किस रूप में प्राप्त करेंगे ये पूछा है। संयुक्त किराएदार, सामान्य किराएदार या सहदायक या ट्रस्टी? तो वो सामान्य किराएदार के रूप में प्राप्त करेंगे। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। तो इसमें पूछा है मिताक्षरा स्कूल के लेखक विज्ञानेश्वर को किस राजा के दरबार में थे? ये इतिहास और वैदिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिताक्षरा जो स्कूल के लेखक है विज्ञानेश्वर वो किस राजा के दरबार में थे? विक्रमादित्य के में, राजा भोज के में, या कृष्णदेव राय के, या हर्षवर्धन के में? तो डियर स्टूडेंट जो मिताक्षरा के जो लेखक विज्ञानेश्वर थे वो राजा विक्रमादित्य जो चालुक्य थे उनके दरबार में थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 82 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि जो सेक्शन 13 क्लोज फर्स्ट और AI के तहत मानसिक क्रूरता मतलब मेंटल जो क्रूरटी है में क्या शामिल है? जो मानसिक क्रूरता मेंटल क्रूरटी में क्या शामिल है ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 82 में। ऑप्शन ए केवल शारीरिक हिंसा, ऑप्शन ए दहेज की मांग, ऑप्शन सी ऐसा आचरण जिसमें
साथ रहना असंभव हो जाए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 13 फर्स्ट ईयर का जो मानसिक क्रूरता में क्या शामिल है, वो सारे ऑप्शन सही है, केवल सारे के साथ है इसकी मांग, ये सारे ऑप्शन सही है। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। तो इसमें पूछा है भरण पोषण मेंटेनेंस की जो परिभाषा है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की किस धारा में दी गई है। सेक्शन 3 क्लोज बी, सेक्शन 4 या सेक्शन 18 या सेक्शन 20। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83। तो डियर फ्रेंड, जो मेंटेनेंस की जो परिभाषा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस में दी गई वो सेक्शन 3 क्लोज बी में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 83 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है एक हिंदू पुरुष अपनी रखैल को भरण पोषण देने के लिए कब बाध्य है। मतलब जो हिंदू पुरुष है और वो एक रखेल रखता है तो उसको वो मेंटेनेंस देने के लिए कब बाध्य है, हमेशा, या हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के लागू हो जाने के बाद कभी भी, यदि वह उसके साथ 10 साल रही हो या यदि उसके बच्चे हो। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस 1955 लागू होने के बाद कभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बात करते हैं 85 के बारे में। तो इसमें पूछा है सेक्शन 24 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है या नहीं, ये पूछा है। यस या नहीं, यह एक अंतिम आदेश है या केवल सुप्रीम कोर्ट में या केवल पत्नी की अपील कर सकती है। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यह एक अंतिम आदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 86 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, मतलब गोद लेने पर प्रभाव पूर्ण व्यापी होना किस अधिनियम में लागू नहीं होता है। पुरानी हिंदू विधि में या दत्तक, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 या दोनों में लागू है या किसी में नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 86। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 का जो सेक्शन 12 के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार या अपील या परामर्शदस्ता। तो जो सेक्शन 7 है फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अनुसार, जिसका जो राइट आंसर है वो क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन है। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। इसमें पूछा सुमन सिंह वर्सेस संजय सिंह, जो 2017 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामले में क्या क्या था। तलाक के मामले में सुमन सिंह वर्सेस संजय सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन ए छोटी मोटी नौकरी पूर्णता नहीं है, ऑप्शन बी पत्नी को नौकरी छोड़नी चाहिए, पति भगवान है या बिना कारण अलग रहना ठीक नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88। राइट आंसर है छोटी मोटी जो नोकझोंक क्रूरता नहीं है। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। तो 89 में पूछा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की परिभाषा में कौन शामिल है। ऑप्शन ए प्रधान सिविल कोर्ट, मूल अधिकारिकता, मुंसिफ कोर्ट, पंचायत, केवल हाई कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो इस डेफिनेशन में शामिल है वो प्रधान सिविल कोर्ट, मूल अधिकारिकता शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि सेक्शन 25 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के तहत भरण पोषण का आदेश कब रद्द या संशोधित किया जा सकता है। यदि पत्नी पुनर्विवाह कर ले, यदि परिस्थितियों में बदलाव हो जाए, यदि पक्षकार अनैतिक जीवन जीने लगे या उपयुक्त सभी। व्हाट इज द राइट आंसर। तो सारे ही आपके ऑप्शन सही हैं। कब रद्द हो संशोधित किया जा सकता है। तो सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006 का ये मामला है किस आधार पर तलाक से संबंधित है। जो नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली है जो केस है बेसिकली वो किस आधार पर तलाक से संबंधित है। विवाह का अपूर्ण विखंडन, धर्म परिवर्तन, संन्यास या अनुमोदित मृत्यु। व्हाट इज द राइट आंसर 91। तो राइट आंसर है विवाह का अपूर्ण विखंडन।
तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। तो 92 में पूछा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 क्या कहती है? गर्भावस्था में पल रहे बच्चे का अधिकार, हत्यारे की अज्ञता, विधवा का पुनर्विवाह, बीमारी के आधार पर अयोग्यता। तो डियर स्टूडेंट, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 क्या कहती है, वो कहती है गर्भावस्था में पल रहे बच्चे का अधिकार। 92 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 93 के बारे में। तो इसमें पूछा है, हिंदू विधि में अवहर्ता ऋण क्या है? हिंदू विधि में जो अवहर्ता ऋण क्या है? ऑप्शन है, पिता द्वारा अनैतिक उद्देश्यों के लिए लिया गया ऋण, घर बनाने के लिए ऋण, शादी के लिए ऋण या शिक्षा ऋण। तो ये अव्यार्य पूछा है, अव्यार्य, तो वो है पिता द्वारा अनैतिक उद्देश्यों के लिए लिया गया ऋण। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। क्या पुत्र पिता की अवृत्ता अनैतिक ऋण चुकाने के लिए बाध्य है? यस या नहीं, या केवल आधा, या वैसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पवित्र दायित्व के सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 95 के बारे में। इसमें पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा किस धारा के तहत बच्चों की वैधता सुरक्षित की गई है, भले ही वह विवाह शून्य हो? सेक्शन 16, सेक्शन 26, सेक्शन 11, सेक्शन 6। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। तो इसमें पूछा है, रंगमम बल वर्सेस जो सुब्रमण्यम मामला है किस पर आधारित है? सबूत का भार, गोद लेने की प्रक्रिया, सैद्धांतिक संपत्ति का बंटवारा या स्त्रीधन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 96, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। रंगम्बल वर्सेस सुब्रमण्यम मामला जो आधारित है, ये सबूत के भार से आधारित है। बात करते हैं 97 के बारे में। तो 97 पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी पत्नी क्या दर्जा है? दूसरी पत्नी का क्या मतलब, कोई लड़का है, एक पत्नी रहते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है, तो दूसरी पत्नी का क्या दर्जा है, इसे पूछा है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए में दे रखा, उसे भरण पोषण मिल सकता है। ऑप्शन बी में देखो, वह पत्नी नहीं मानी जाती, वह उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, उपयुक्त सभी कानून स्थितियां संभव हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 97। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कानून स्थितियां संभव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 98 के बारे में। तो इसमें पूछा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? ये एबीआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 9 सितंबर 2005, 1 जनवरी 2005, 5 सितंबर 2005, 20 दिसंबर 2005। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 98, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 सितंबर 2005। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। तो इसमें पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सजातीय और वजातीय नियमों का क्या कार्य है, क्या है? मतलब सजातीय और वजातीय नियमों का क्या हुआ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत? अभी भी कड़ाई से लागू है। सगोत्र विवाह अवैध है, अधजातीय विवाह अभी भी अवैध है, केवल एक ही गांव में शादी हो सकती है। व्हाट इज द 99 का राइट आंसर है? सगोत्र विवाह अवैध है। क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये 100वां क्वेश्चन है, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, प्रथागत तलाक और विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह क्या है? केवल बाल विवाह, या ऑप्शन ए, प्रथागत तलाक और विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह, दहेज प्रथा या सती प्रथा। तो इस क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा क्या है? जो धारा सेक्शन 29 है हिंदू 29 क्या बचाती है? ऑप्शन ए, प्रथागत तलाक और विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, बोला था कि अगर आपको AIB20 के फर्स्ट चैंपियन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। और इसका स्क्रीनशॉट हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और लिखना होगा कि AIB20 के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर लो स्क्रीनशॉट भेजकर, तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको जितनी भी क्लास की PDF है आपको सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
और किसका सेंटर कहाँ पर गया ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और कौन एडवोकेट फर्स्ट या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम AIB 20 का एग्जाम दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और मैं सारे सब्जेक्ट रिलेटेड मैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके जो क्वेश्चन भी याद रहे। तो PDF चाहिए तो बस आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।